नमस्कार, आप देख रहे हैं दी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। आने वाली 6 नवंबर और 11 नवंबर को सभी 243 सीट पर बिहार में 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होंगे और 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, जो तय करेंगे कि बिहार का मुखिया कौन बनेगा। सत्ता के सिंहासन पर एनडीए समर्थित नीतीश सरकार बैठेगी यहां या फिर महागठबंधन का तेज सियासत का सूर्य प्रकाशमान करेगा। अब जाहिर है कि बिहार चुनाव में सीधी टक्कर है। जुबानी जंग से लेकर दांव पेच की राजनीति हावी है। जहां नीतीश कुमार बिहार में फिर से डबल इंजन दौड़ाने की सोच रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन के सहारे तेजस्वी यादव जनता को वादों की लालटेन दिखा रहे हैं। दोनों ही तरफ से मुफ्त की सौगात जनता को दी जा रही है। यानी दिवाली से पहले ये द ग्रेट इंडिया सेल या फिर यूं कहे कि ग्रेट बिहार सेल क्या अर्थव्यवस्था का तेल ना निकाल देगी? ये तमाम तरह के सवाल हैं जो उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में महिलाओं को लगातार सौगात दी जा रही है, 10-10 हजार रुपए बांटे जा रहे। कल जब इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, उस वक्त भी किस तरीके से यहां पर रेवड़ियां उससे पहले जो है बांटी गई हैं, जाहिर है प्रश्न उठाएंगी ही। सभी पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखा था और चुनाव आयोग ने फैसला किया है। हम तो हमेशा स्वायत्त संस्थाओं के हर फैसले का स्वागत करते रहे हैं और आप जानते हैं कि अगले महीने चुनाव होने हैं बिहार में। इस महीने लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जाएगा बिहार में और अगले महीने हम सब मिलकर लोकतंत्र के महापर्व के रूप में चुनाव को मनाएंगे। अपार हर्ष का विषय है। हम सब ने इसकी पूरी अच्छी तैयारी कर रखी है और निश्चित रूप से आगामी विधानसभा के चुनाव में जो 2 चरणों में होने वाला है, उसमें बिहार के लोग नीतीश कुमार जी के चेहरे पर एनडीए को मौका देंगे। जाहिर तौर पर सबसे बड़ी लकीर तो तेजस्वी जी ने खींची हुई है। उन्हीं को कॉपी पेस्ट करके, वो भी बहुत ही पुअर कॉपी पेस्ट करने की कोशिश हो रही है। तो मैं स्पष्ट तौर पे कहूंगा कि बिहार बदलाव के कगार पे, और ये महज अब तकरीबन मैं समझता हूं 1 महीना, सवा महीने का वक्त, 1 महीना कुछ दिन का वक्त है जब नतीजे आपके सामने होंगे और नतीजे उन तमाम लोगों को अनसेटल करेंगे जिन्हें लगता था कि संस्थाओं को उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। बहरहाल चुनाव आयोग से हमारी एक उम्मीद होगी कि चुनाव आयोग अपने पूर्ववर्तियों का, पुराने लोगों का को समझते हुए रेफरी की भूमिका में रहे और उस भूमिका से ही लोकतंत्र पुष्ट होगा, संपुष्ट होगा, मजबूत होगा। तो विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इससे पहले देखिए, मुफ्त देना लोकतंत्र की सेहत के लिए क्या सही है? क्योंकि देखिए तमाम तरह के वादे तो कर दिए गए, उसके साथ साथ जिस तरीके से रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, इसमें ये कहा गया है कि 3 अक्टूबर को देखिए मुख्यमंत्री बालक बालिका छात्रवृत्ति की राशि को लेकर कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के छात्र छात्राओं को लाभ। अब क्योंकि देखिए ये तो है सारी की सारी, वैसे अगर हम देखें स्कीम्स जनता के हित में, लेकिन अगर चुनावों से ठीक पहले इनका ऐलान होगा तो जाहिर है प्रश्न उठेंगे ही कि अचानक से मिड डे मील योजना में रसोइयों का वेतन बढ़ गया है, महिलाओं को राशि दी जा रही है, बेरोजगारों के बारे में सोचा जा रहा है, वेतन बढ़ा दिया गया है, 16.5 से 3,000 कुछ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत प्रोत्साहन राशि का ऐलान कर दिया गया है। 12वीं पास करने पर 4,000 रुपए, ग्रेजुएशन करने पर 6,000 रुपए मिलेंगे। बालिका पोशाक योजना, छात्रा को पोशाक के लिए 1,000 रुपए दिए जाएंगे। 2006 बालिका पोशाक योजना, 2009 में धनराशि जो है इसकी 1,500 रुपए कर दी गई है। 2006 पंचायत में महिला आरक्षण की बात कही गई है। तो ये क्या कुछ किया है नीतीश सरकार ने। अब देखिए ये हम ओवरऑल नहीं कहेंगे कि अपने पूरे कार्यकाल में किया, क्योंकि मेजरली अब जो प्रश्न उठ रहे वो ये कि इतने लंबे टाइम में आपको ज्यादा चीजें याद आई नहीं है, लेकिन एकाएक जब चुनाव सर पर है और खासतौर से जिस तरीके से जब कल चुनाव आयोग ने ऐलान किया है और उस वक्त आपने महिलाओं को जिस तरीके से 10,000 रुपए बांटे, और अब अगर आप देखें तो 1 करोड़ से ज्यादा बिहार की महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है, तो जाहिर है प्रश्न उठेंगे ही कि आखिर ये जो चुनावी रेवड़ियां हैं ये किसकी जेब से जा रही हैं? क्या ये अर्थव्यवस्था का तेल नहीं निकालेंगी? क्या ये बिहार की इकोनॉमी पर बोझ नहीं डालेंगे? और सिर्फ बिहार की इकोनॉमी ही क्यों, बिहार एक स्टेट है पूरे देश में, तो ऐसे में क्या ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था का तेल नहीं निकालेंगी? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं एक एक करके तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ भूपेंद्र यादव हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और रंजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी।
भूपेंद्र यादव जी, बीजेपी जाहिर है गठबंधन में है, एनडीए की सरकार है, और अब ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि कहीं ना कहीं ये जो महिलाओं को खटाखट 10-10 हजार रुपए देने की बात कही गई या फिर दिए भी गए हैं उनके अकाउंट में, ये चुनावों को प्रभावित करने की बहुत बड़ी कोशिश। भूपेंद्र जी, ऐसा है, मैं आपको मोनिका जी बता दूं कि जब से एनडीए की सरकार इस प्रदेश में है, खास करके हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारे डबल इंजन की सरकार जो है ना, बिहार की आम आवाम या हमारी महिलाएं का कैसे उत्थान हो, और ये भी बात तय है कि बिहार की जो तिजोरी है उस पर जनता का अधिकार जरूर है। यह एनडीए सरकार जो है ना इस चीज को जानती है और देने का भी काम किया है। क्योंकि देख लीजिए, अभी बाढ़ हुआ था, तो बाढ़ और सुखाड़ में हम लोग जो है ना प्रत्येक महिलाएं घर की मुखिया को जो है ना दिया गया। अभी बिजनेस करने के लिए हमारी महिलाएं कैसे सशक्त हो, हमारे नौजवान, हमारे बेरोजगार कैसे सशक्त हो, कैसे आगे बढ़े, तो ये सारी चीजें जो है ना सिर्फ और सिर्फ एनडीए सरकार ही सोच सकती है। लेकिन आज तक इनकी भी सरकार रही है बिहार की धरती पर, कांग्रेस का 35 साल शासन रहा है। तो भूपेंद्र जी, महिलाएं तो पूरे देश में है ना, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर महिलाओं को दरकार होगी, तो सिर्फ बिहार की महिलाओं पर इतनी मेहरबानी क्यों? क्योंकि इलेक्शन सर पे है इसलिए? नहीं, ये देखिए, जहां जहां मेरे एनडीए की सरकार है मोनिका जी, हमारी एनडीए की गवर्नमेंट जो है ना, भारतीय जनता पार्टी खास करके महिलाओं के उत्थान और उनका मॉरल उत्थान पर बहुत विशेष ध्यान देती है, ताकि हमारी जब महिलाएं देश की सशक्त होगी तो देश सशक्त होगा। जब तक बिना महिलाएं को सशक्त किए हुए यह अधूरा विकास होगा। इसीलिए मोनिका जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, यह मिल बैठ करके हम लोगों ने तय कर लिया है कि इस प्रदेश को कैसे जो है ना विकसित बिहार की ओर ले जाना है। जब तक हमारी महिलाएं सशक्त नहीं होगी, हमारा बिहार सशक्त नहीं होगा। क्योंकि महिला ही घर का जो है ना संचालन करती है, और उस माँ को जब हेल्प मिलेगा या वो बिजनेस करेगी या किसी प्रकार की छोटी मोटी बिजनेस में वो इन्वॉल्व होगी, तो प्रत्येक घर का जो है ना पालन पोषण और अपने बच्चे का पालन पोषण सुचारू रूप से करेगी। जिसका कारण है रंजीत मिश्रा जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं इतनी मेहरबानियां महिलाओं पर? आपकी सरकार अगर सत्ता में आएगी तो कर पाएगी इतनी मेहरबानियां? देखिए मोनिका जी, अगर इन लोगों ने पिछले 20 वर्षों में काम किया होता तो आज ये प्रत्यक्ष तौर पे महिलाओं के पास ये 10-10 हजार रुपए देने की इनको जरूरत नहीं पड़ती। ये एक तरह से देखिए सीधा रिश्वत है। कल तक इन्होंने वो ट्रांसफर किया है अंतिम समय में चुनाव की घोषणा के पहले। तो ये बड़ी बड़ी बात तो भूपेंद्र जी करते हैं, लेकिन महिलाओं के उत्थान के लिए इनकी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। दूसरी बात आप ये देखिए कि 3,71,000 करोड़ रुपए का कर्ज है बिहार पे, उसकी सुध नहीं है इन्हें, क्योंकि पूरे देश को इन्होंने कर्ज में धकेल दिया है। आप पिछले 11 वर्षों का अगर भारत सरकार का भी डाटा देखें तो इन्होंने पूरी तरह से भारतीयों को ऋण के संजाल में डाला है, और बिहार के लोगों को तो विशेष रूप से। और सीएजी की रिपोर्ट अभी जब आई थी मोनिका जी, तो 71,000 करोड़ का तो इन्होंने कोई हिसाब ही नहीं दिया। वो 71,000 करोड़ कहां गए, किस बंदर बाट में गए, इनको भी नहीं पता है। तो पूरे बिहार की अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया है इस गठबंधन ने। और ये कहने को तो डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार कहते हैं। 11 वर्ष से केंद्र में सरकार है और 20 वर्ष से लगभग बिहार में ये लोग हैं। एक भी उद्योग बिहार में क्यों नहीं लग पाया मोनिका जी? इसका जवाब तो इनको देना चाहिए ना, कि 20 साल में ऐसी कौन सी शक्ति थी जिन्होंने बिहार में एक भी उद्योग आपको नहीं लगाने दिया। प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार सबसे निचले स्तर पर, बेरोजगारी 45 वर्ष में बेरोजगारी की चरम स्थिति, शिक्षा और स्वास्थ्य को आपने पूरी तरह से खत्म कर दिया, कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म है, ध्वस्त है। तो आखिर किस बात की बात करें? बिहार को तो इन्होंने पलायन का प्रदेश बना दिया, और पलायन का प्रदेश बनाया, बेरोजगारों का प्रदेश बना दिया। और बात करेंगे ये डबल इंजन ट्रिपल इंजन की, तो ये डबल इंजन ट्रिपल इंजन काम करने के लिए नहीं, लूटने के लिए इन्होंने बनाया। चलिए, हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़ चुके हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। रंजीत जी, हमारे साथ किशोर कुणाल जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता है जेडीयू पार्टी के, और अरुण यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता है आरजेडी के। पहले किशोर कुणाल जी आपका रुख कर लेते हैं। पहले अगर हम देखें तो रेवड़ियां जरा थोड़ी कम अमाउंट की होती थी, अब अमाउंट काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब स्कीम शुरू हो चुकी है, यानी कि जब तक, जैसे कि कहा जा रहा है कि यानी कि वोटिंग होती रहेगी, चुनाव होते रहेंगे, बीच बीच में ये पैसा भी जाता रहेगा। अब इस रिश्वत ना कहें, रेवड़ियां ना कहें तो क्या कहें?
देखिए मोनिका जी, नमस्ते आपको। ये रेवड़ियां की बात कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, जिन्होंने खटाखट 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 शब्द का इस्तेमाल किया था और इजाद किया था। बिना किसी कारण को लोगों को पैसे देने का प्रलोभन कांग्रेस ने किया था और इन्हें रेवड़ियां के तौर पे बोलकर बिहार और बिहारियत को बदनाम करने की चेष्टा ना किया है। ये एक स्कीम के लिए सीड फंड है, बिहार सरकार का स्कीम है। बिहार सरकार ने अपने बजट में एलोकेट करके उस स्कीम का इजाद किया है। उस स्कीम का नाम है महिला रोजगार योजना। ये सीड फंड है और सीड फंड इसलिए दिया जा रहा है ताकि महिलाएं रोजगार के तो लिए किशोर जरूरी कुणाल जी, कागजात ये बना जो सकें। पैसा है जो महिलाओं को दिया जा रहा है, ये राजनीतिक पार्टियों से जाएगा? जेडीयू और बीजेपी मिलकर देने वाली है इस पैसे को। ये जाएगा कहां से? ये बिहार के बजट से ही जा रहा है ना? इतना बड़ा बजट है आप लोगों के पास। बिल्कुल बजट है और हमने बजट को पास करा के पैसा अलॉट करके और बिहार सरकार पेमेंट कर रही है ना। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी पेमेंट नहीं कर रही है और कोई पॉलिटिकल पार्टी का घोषणा पत्र नहीं। बिहार सरकार का स्कीम है, बिहार सरकार की योजना है और उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है, उसको क्रियान्वयन कराया जा रहा है। और अगर इसे विपक्ष के लोग या मीडिया का एक वर्ग रेवड़ी समझ रहा है तो मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का प्रमाण है। ये समझता क्योंकि क्या, ये तो स्पष्ट दिखाई है। दे रहा है। ठीक है, अरुण यादव जी काउंटर। नहीं देखिए देखिए मोनिका दिखाई जी, देना। आप जानते हैं अच्छी तरह से 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और 2 दशक में यह योजना उन्हें याद नहीं आया। जब 1 महीना चुनाव बचा था, 1 महीने से आप अगर देखेंगे पिछला इतिहास, तो चाहे आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो सरकार ने राशि बढ़ाई है उसकी बात कर लें, चाहे 125 यूनिट बिजली फ्री देने की बात आप कर लें, चाहे फिर या आप ये जो है डोमिसाइल लागू करने की बात कर लें। अरुण यादव जी, सारे फ्री बिजली तो योजनाओं शायद का आपके सरकार मैनिफेस्टो ने का भी घोषणा हिस्सा होगा किया ना। है। अभी फ्री बिजली की बात तो आप भी कर रहे हैं कब शायद। घोषणा किया है? हाँ। देखिए कब घोषणा किया मोनिका जी, जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा हमारी सरकार बनेगी तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। माय बहन मान योजना के तहत 2,500 रुपया प्रत्येक माह देने का काम करेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो अभी 400 रुपया मिलता है उसे बढ़ाकर हम 1,500 रुपया देने का काम करेंगे। डोमिसाइल लागू कर बिहार के नौजवानों को फायदा देने का काम करेंगे, क्योंकि बिहार के संसाधनों पर, नौकरी पर, रोजगार पर सबसे पहला अधिकार बिहार के नौजवानों का है। तो इनके पास कुछ अब दिखा नहीं, क्योंकि बिहार से इस सरकार की विदाई होने वाली है। इस चीज को एनडीए के लोग भी समझ रहे हैं, नीतीश कुमार जी भी समझ रहे हैं। इसीलिए जब देखा कि अब तो सरकार जाने वाली है तो टेंशन में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के विजन को, रोड मैप को, योजना का कॉपी कर रहे हैं और ये लागू कर रहे हैं। लेकिन यह अच्छी तरह जान ले भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के लोग, नीतीश कुमार जी, कि बिहार की जनता राजनीतिक रूप से बहुत सजग है और बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने के लिए जानी जाती है। तो इसलिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने 2 दशक से बिहार को ठगने का काम किया है, बिहार को रसातल में पहुंचाने का काम किया है। आज बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, पलायन चरम पर है, तो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। तो इसलिए यह चीज भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, एनडीए के लोग अच्छी तरह समझ चुकी है और सरकार जाने वाली है तो टेंशन में इस तरह का। भूपेंद्र यादव जी, प्रधानमंत्री तो खुद कह रहे थे कि रेवड़ी कल्चर अर्थव्यवस्था को खराब कर देगा। आपको याद नहीं स्टेटमेंट उनका? जी थोड़ा आवाज इनका दब गया। भूपेंद्र यादव जी, मैंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात का जिक्र किया था कि रेवड़ी कल्चर देश की अर्थव्यवस्था को ले डूबेगा और उसके बाद भी अगर इस तरीके से रेवड़ियां बांटे जाएंगी तो कहां जाएगी देश की अर्थव्यवस्था? सिर्फ आंकड़ों में रहेगी। देखिए ऐसा है, मैं बता दूं कि ये रेवड़ी नहीं है, ये माननीय नीतीश कुमार जी सरकार द्वारा, एनडीए की गवर्नमेंट द्वारा जो है ना, ये चलाई गई स्कीम है कि हमारी बिहार की कैसे महिलाएं सशक्त हो। ये रेवड़ी नहीं है मोनिका जी,
ये उनकी अधिकार है और सरकार अच्छा की भूपेंद्र अधिकार बनती है यादव जी कि सॉरी, ये बिहार की अधिकार माए में, को ये कैसे अधिकार की उन्नति जो आप की ओर बात ले कर जाया रहे हैं जाए। इसमें और रेवड़ियों में अंतर क्या है? रेवड़ियां कब अटैक करते हैं, ये भी जरा समझा दीजिए दर्शकों को जो आपको सुन रहे हैं। देखिए देखिए, रेवड़िया का मतलब होता है आलू में कि हम कुणाल फ्री जी में दे दिए, वो कुछ नहीं करना है, खाइए पचा जाइए। लेकिन यहाँ तो माननीय नीतीश कुमार जी ने, हमारे डबल इंजन की सरकार ने, उनको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यह चीज दिया जा रहा है ताकि वो बिजनेस करके हमारी जितनी महिलाएं हैं सशक्त हो सके। इसके ऊपर हम लोग का ध्यान सरकार दे रही है मोनिका जी। ये जो अब रह गई बात, ये क्राइम के करते हैं, क्राइम की बात करते हैं, ये हमारे राजद के भाई टुकुर देख रहे हैं, इधर कांग्रेस के भाई, ये लोग क्राइम का जनक है रे भाई। हमारे प्रदेश के अंदर में आदरणीय लालू प्रसाद जी के समय में आपको पता है 118 जातीय नरसंहार हुआ था। क्या बात करेंगे, ये लोग क्राइम का तो जनक ही लोग बैठे हुए हैं। बिहार की जनता इनको जो है ना कभी पंजरा सटने नहीं दे रहा है मोनिका जी। ये लोग 20 साल से राजद के भाई बाहर चल रहे हैं, 65 साल से कांग्रेस के भाई टुकुर देख रहे हैं, वो बाहर चल रहे हैं। तो आप बताइए, इन लोगों को बिहार की जनता कभी जो है ना नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि 20 साल से, आप ये कह रहे हैं कि 20 साल से बिहार में जंगल राज है, या फिर 20 साल से जंगल राज नहीं सुशासन है? पिछले 20 साल की बात हम कर रहे एकदम हैं। सुशासन नहीं। मैं बता दूं आपको मोनिका जी की तो डंडी मार के 3 साल देखिए राजद के भाई, कांग्रेस के भाई हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी को फुसला के 3 साल शासन कर लिए। अच्छा, नहीं तो जानते हैं ये लोग, हम लोग का 17 साल रहा है, आदरणीय नीतीश कुमार जी 20 साल किए, लेकिन हम लोग एनडीए में पूरा 17 साल हुआ और उसी में मजा मार करके जानते हैं धरना सेठ बन गए। ये कहते हैं डोमिसाइल नीति, बताइए ना, इनके राजद में डोमिसाइल नीति है। संजय बिहार की जदुवंश और पिछड़ा अति पिछड़ा मुसलमान भाई वोट करता है, और ये जब राज्यसभा जाने की बात आती है तो हरियाणा से संजय यादव को ले आते हैं। चलिए किशोर कुणाल जी थोड़ा रेवड़ियों को डिस्क्राइब करने वाले, एक बार उनका रिएक्शन में ले लेती हूँ मैं। लॉजिक किशोर कुणाल जी की बात करेंगे, ये लोग मोनिका जी, हाँ। बिहार की जनता का 960 आर्य भूपेंद्र जी मैं लौट के आऊंगी। मोनिका जी, जो राजद के महोदय हैं अरुण भाई, उनकी पार्टी ने माँ बहन माई योजना की, माई बहन माई योजना की बात की है, जिसमें वो बताते हैं हम 2500 रुपया प्रति महिला देंगे। किस लिए देंगे, कब देंगे, क्यों देंगे, किसको देंगे, स्पष्ट नहीं। इनके विजन डॉक्यूमेंट में कहीं स्पष्ट नहीं है। इसको बोलते हैं रेवरी। हमने दिया है, हमने एक योजना बनाया जिस योजना का नाम है महिला रोजगार योजना। हमने उन महिलाओं को दिया है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, हमने उन महिलाओं को दिया है जो जीविका से जुड़ी हुई है, हमने जीविका। किशोर जी, टाइमिंग पर सवाल उठाना क्या लॉजिकल आपको नहीं लगता? इतने दिनों से क्या उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी इन महिलाओं की, जिनकी याद आपको आई है? मैं आप ही के चैनल के टेम्पलेट को देख रहा था। माननीय नीतीश कुमार जी 2006 यानी 2005 नवंबर में जब से सरकार में आए, तब से महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है। अभी मैं देख पा रहा हूँ कि लगातार 2006 में उन्होंने कन्या उत्थान योजना के माध्यम से, साइकिल योजना के माध्यम से, या अन्य योजनाओं के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू महिलाओं को पैसा देने का काम किया ताकि वो सशक्त हो सकें। ये कोई नई योजना नहीं है। इसका अगर आप बीजारोपण की बात करें तो ये ब्रेन चाइल्ड 2006 का ही है, और 6 से माननीय नीतीश कुमार जी ने पहले जीविका बनवाया, जीविका के बाद रिकॉर्ड 11 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बनवाया गया, जो शायद विश्व की सबसे बड़ी सेल्फ हेल्प ग्रुप की ऑर्गेनाइजेशन है। और उसी जीविका को अभी महिला रोजगार योजना के मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन और अपडेशन के लिए ऑथराइज किया गया है। उसी को ये काम की जवाबदेही दी गई है। तो बिल्कुल स्पष्ट है, माननीय नीतीश कुमार जी ने जो 2006 में सोचा था, आज से 20 साल पहले जिन बातों को सोचा था, उसको क्रियान्वयन करवाने की बात अभी की जा रही है। और कहीं ना कहीं आप एक इमेजिनेशन कीजिए कि जब ये महिलाएं 1,21,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपया मिल चुका है, वो कहीं ना कहीं वो अपने परिवार में रोजगार के लिए लगातार प्रयास कर रही होगी, अलग अलग रोजगार के लिए प्रयास कर रही होगी, और जब वह रोजगार मूर्त रूप में आएगा, वास्तविकता को प्राप्त करेगा। मुझे लगता है किशोर जी आपको जनता ज्यादा अप्रिशिएट करती है अगर आपको याद थोड़ा पहले आती। बहरहाल यहाँ पर रंजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रंजीत जी देखिए मोनिका जी, अभी आपने दिखाया कि 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज बिहार के ऊपर है, तो बिहार के ऊपर इन लोगों ने कर्ज का भार कितना लाद दिया है ये आप खुद भी दिखा रही हैं। और हमने बताया आपको कि सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 71,000 करोड़ से अधिक का तो इनके पास हिसाब ही नहीं है कि वो पैसे गए कहां और गए कहां। ये मैं बताता हूं। ये लोग बार बार बात करते रहे कि ये करप्शन और क्राइम पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते।
अभी हाल में आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर जी ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी के ऊपर कौन कौन से गंभीर आरोप लगाए, हत्या से लेकर कौन कौन गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे, और इनके प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के ऊपर मेडिकल कॉलेज हड़पने का और किस तरह से फाइनेंशियल इरेगुलरिटी के आरोप लगे, और इनके एक मंत्री पर तो 200 करोड़ से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप उन्होंने लगाया। जिस नीतीश कुमार जी की सरकार में सुबह आरोप लगते थे और शाम तक कार्रवाई हो जाती थी, वो नीतीश सरकार पूरी तरह से खामोश है। तो वो पैसे कहां जा रहे हैं, ये तो प्रशांत किशोर जी ने जिस तरह के आरोप लगाए और जिस तरह से यह सरकार उस पर मौन रही, उससे यह पता चलता है कि इनके अंदर किस तरह की बंदरबाट चल रही है। और भुगत कौन रही है? बिहार की जनता। तो बिहार की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि इस तरह की लुटेरी सरकार, जिसने कानून व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, भ्रष्टाचार को चरम पर कर दिया है, बेरोजगारी को चरम पे कर दिया है, बिहार को पलायन का प्रदेश बना दिया है, शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाली कर दी है, ऐसे सरकार की विदाई तय है और बिहार की जनता अब मन बना चुकी है। और मुझे लगता है कि इलेक्शन की घोषणा के साथ इनके विदाई की तिथि भी। अरुण यादव जी, आपका रिएक्शन जल्दी से, क्लोजिंग कमेंट। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लंबा चौड़ा प्रवचन दे रहे थे लॉ एंड ऑर्डर पर। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है बिहार में, किसी से छिपा हुआ नहीं, पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। और एनसीआरबी का आंकड़ा भी आप देखेंगे तो नीतीश भाजपा सरकार में अब अरुण तक यादव जी, इसमें कंट्रीब्यूशन आपकी सरकार का भी है। पहले आप भी जेडीयू के साथ गठबंधन में थे। नहीं, हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, गृह विभाग चूंकि नीतीश कुमार जी के पास है और भारत सरकार में अमित शाह जी के पास 70,000 से अधिक हत्याएं हो चुकी 20 वर्षों में, 35,000 से अधिक बलात्कार की घटना, 1 लाख से अधिक अपहरण की घटना, 3 लाख से अधिक चोरी की घटना, अन्य वारदात आप छोड़ दीजिए। ऐसा एक भी दिन नहीं है प्रदेश के अंदर जिस दिन दर्जनों हत्याएं नहीं होती है, दर्जनों राउंड गोलियां नहीं चलती है। बिहार की राजधानी पटना है, क्राइम कैपिटल बन गया है, मानो यहाँ राक्षसी राज कायम हो चुका है। डेवलपमेंट का आंकड़ा आप देख लीजिए ना, नीति आयोग का रिपोर्ट क्या कह रहा है, साक्षरता दर में अंतिम पैदान पर, प्रत्येक व्यक्ति आय के मामले में अंतिम पैदान पर, 1 नंबर में कहा है बिहार, बेरोजगारी में हत्या नहीं हुआ, एक भी अपहरण नहीं हुआ। और बगल के राज्य का शासन है झारखंड में, तो क्या झारखंड में अभी लोग ताला भी नहीं लगाते होंगे? वहां तो रामराज चल रहा होगा और झूठ भी नहीं बोल पाते होंगे, क्योंकि झूठ बोलना भी एक अपराध है। ये राजद के लोग अपराध पर बोल रहे हैं, इससे बड़ा हास्यास्पद सवाल ही कुछ नहीं हो सकता है। जिनके राज्य में पूरे राज्य को जंगल राज बना दिया गया था, लोग डर के मारे मेरे पास बिजनेस खत्म हो गया था। ऐसा है किशोर जी, आपकी बात है। मैं बता दूं आपको, मोनिका बहन, ये लोग घुसरू डुगड़ू है लोग। ये दोनों 3 पसेरी 15 किलो कांग्रेस और राजद के भाई करता है। बिहार की जनता इनकी जानती है, ये लोग क्राइम का जनक है। और रही बात बिहार की संपत्ति का, लुटेरे में भी नंबर 1 है। ये क्या बात करेंगे? दोनों कन्विक्टेड है, नेशनल हेराल्ड के कन्विक्टेड है। उनका जो है ना राहुल गांधी जी, इनका जो है ना लैंड फॉर जॉब में जो है ना कन्विक्टेड ये लोग होने जा रहे हैं। ये क्या बात करेंगे? बिहार की जनता जो है ना आपको 2025 के चुनाव में आइए, आपको ठेल के बाहर कर देगा। लंगड़ा घोड़ा नहीं चलेगा, तेजस्वी रूपी लंगड़ा घोड़ा और राहुल गांधी रूपी जो है ना बचा। ठीक है, वक्त समाप्ति की घोषणा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय खबर के माध्यम से साझा करने के लिए। तो मुफ्त का चक्कर तो चल रहा है भाई बिहार में, और तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 चरणों में चुनाव होने, और चिल्ड्रंस डे यानी कि 14 नवंबर को रिजल्ट भी आ जाए। लेकिन उससे पहले ये जो चुनावी चक्कर है, ये जो रेवड़ियां हैं, ये चुनाव पर प्रभाव कितना डालती हैं? क्या जनता इसके प्रभाव में आती है या फिर अपने विवेक से फैसला लेती है? क्या चुनती है? क्या यही जो अभी फॉर्मूला बिहार में चल रहा है यही रहने वाला है, या फिर तख्ता पलट होने वाला है? ये देखना बेहद दिलचस्प है और ज्यादा वक्त इसमें बाकी नहीं है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।